हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक का सॉल्यूशन। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर गिवन है 3 इनकैंडेसेंट बल्ब्स ऑफ 100 वाट। तो पहले यहाँ पर ये जो इनकैंडेसेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब समझते हैं ये कौन सा बल्ब होता है। तो यहाँ पर कुछ बल्ब दिए हुए हैं, ठीक, और इनमें ये वाला जो बल्ब है यहाँ पे, ठीक है, ये बल्ब इनकैंडेसेंट बल्ब होता है और ये बल्ब भी इनकैंडेसेंट बल्ब होता है। मतलब ऐसे बल्ब जिनमें फिलामेंट लगा होता है और उनका जो फिलामेंट होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। मीन्स इनका फिलामेंट ये जो लगा हुआ है, ये जब जब इसमें करंट सप्लाई होता है तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, हीट होने की वजह से ये ग्लो करते हैं। तो जो भी बल्ब हीट की वजह से ग्लो करते हैं उन बल्ब्स को हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते हैं। तो ये दोनों जो बल्ब्स हैं ये क्या है, इनकैंडेसेंट बल्ब है। एक ट्रेडिशनल इनकैंडेसेंट और एक दूसरा हैलोजन इनकैंडेसेंट। और ये तो CFL होता है, ठीक है, और ये LED बल्ब होता है। तो आई होप इनकैंडेसेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। मीन्स जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करते हैं, जिनका फिलामेंट जब हीट होता है तब वो ग्लो करता है, ऐसे बल्ब को इनकैंडेसेंट बल्ब कहते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि ये 3 बल्ब्स हैं और ये कनेक्टेड है सीरीज में इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इन अनदर सर्किट अनदर सेट ऑफ 3 बल्ब्स ऑफ द सेम wattage आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि वाटेज भी सेम है बल्ब का, कितना, 100 वाट। और यहाँ पर मीन्स ये दिया हुआ है कि यहाँ पर मान लो एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये और तीसरा बल्ब ये, और ये तीनों बल्ब एक सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक, मान लेते हैं ये सोर्स का वोल्टेज कितना है, V वोल्ट है। उसके बाद सेकेंड इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ कि 3 बल्ब्स कनेक्टेड है पैरेलल में और इनका जो सोर्स है वो भी सेम ही है। मीन्स ये भी V वोल्ट की बैटरी से ही कनेक्टेड है। ठीक, और इन बल्ब्स का जो पावर है वो सेम दिया हुआ है। मीन्स 100 वाट, 100 वाट, सबका 100 वाट है। मीन्स सेम बल्ब है। तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R, तो इसका भी R और इसका भी R। यहाँ पर इसका भी R, इसका भी R और इसका भी R, क्योंकि पावर सेम है। ठीक है, वाटेज सेम है, सेम बल्ब यूज हुआ है। अब इस सिचुएशन में अगर हम कैलकुलेट करें R नेट, तो R नेट कितना आएगा, 3R आ जाएगा। और अगर हम पावर का कैलकुलेशन देखें कि कितना पावर सप्लाई हो रहा है, तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, V² अपॉन R होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V² अपॉन 3R आ जाएगा। ठीक है, ये तो सीरीज के लिए हो गया कैलकुलेशन। इसके बाद अब अगर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पर R नेट का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर तो R नेट का वैल्यू R/3 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं पावर का कैलकुलेशन तो सेम V² अपॉन ये R नेट हमने राइट किया यहाँ पर भी V² अपॉन R नेट, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ पर भी सेम है। तो ये कितना आ जाएगा, V² अपॉन R/3। ठीक है, तो 3 को हम यहाँ राइट कर सकते हैं। मीन्स 3V² अपॉन R आ गया। ठीक, ये हो गया है P1 और ये है P2। अब एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जो P2 है वो ग्रेटर है किससे, P1 से। मीन्स पैरेलल के केस में पावर की सप्लाई ज्यादा है, पावर का डिसिपेशन ज्यादा है, और सीरीज में क्या है, कम है। ठीक, तो इस वजह से ब्राइटनेस भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा होगी।
और सीरीज कॉम्बिनेशन में कम होगी। क्यों? क्योंकि पावर का डिसिपेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ग्रेटर है। तो यहाँ पे राइट कर सकते हो देयरफॉर ब्राइटनेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और यही हमें इस क्वेश्चन में बताना भी था। विल द बल्ब इन द टू सर्किट्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नो, सेम ब्राइटनेस के साथ ग्लो नहीं करेगा। ठीक, पैरेलल वाले में बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा सीरीज के कंपैरिजन में। क्यों ज्यादा ग्लो करेगा? बिकॉज द पावर डिसिपेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द सीरीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, नाउ लेट वन ऑफ द बल्ब इन बोथ द सर्किट गेट फ्यूज्ड, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट? ठीक है, यहाँ पर मीन्स सेम केसेस कि अगर जैसे 3 बल्ब किस में कनेक्टेड थे? सीरीज में। और 3 बल्ब किस में कनेक्टेड थे? पैरेलल में। तो मान लो यहाँ पर 3 बल्ब कनेक्टेड थे पैरेलल में। सोर्स ये है, यहाँ पर भी सोर्स 20 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं। तो अगर इनमें से एक बल्ब, कोई भी एक बल्ब मान लेते हैं, ये बल्ब अगर फ्यूज हो जाए और इसमें ये बल्ब फ्यूज हो जाए, तो क्या ये दोनों बल्ब ग्लो करेंगे? और क्या ये दोनों बल्ब भी ग्लो करेंगे? तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बल्ब और ये बल्ब ग्लो करेंगे। बट यहाँ पर अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो सर्किट यहीं पर क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो सर्किट के ब्रेक हो जाने से ये बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा और ये बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब ग्लो नहीं करेंगे, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब ग्लो करेंगे। तो इसका आंसर राइट कर सकते हो कि इन सीरीज combination there is only one path for the flow of current, so when one bulb gets fused circuit is broken and hence the bulb stops glowing. But in parallel each bulb has its own path for the flow of current, so when the one bulb gets fused other bulbs will continue to glow. ठीक, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, डज इट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशंस? कमेंट। तो यहाँ पर स्टेट ओम्स लॉ, इसका स्टेटमेंट क्या है? देन ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट I थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस आर वोल्टेज V अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। ठीक, मीन्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो पास होने वाला करंट होता है, ठीक है, जैसे ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के थ्रू जो पास होने वाला करंट I है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो इस कंडक्टर के इन दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मीन्स इन दोनों, ये मान लो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है V, देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उसके बाद यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, मीन्स V अपॉन I इज अ कांस्टेंट, या इसको ऐसे राइट किया जा सकता है, V इक्वल्स टू यहाँ पर I R। ठीक है, जब ये साइन रिमूव होता है तो एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा? R आएगा। तो ये हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज इक्वल्स टू R। मीन्स जो V और I का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पर हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली? अब देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा। अब यहाँ पर ओम्स लॉ वेरिफिकेशन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या क्या कनेक्टेड है? एक बैटरी कनेक्टेड है, ये बैटरी B है, और यहाँ पर एक रियोस्टेट कनेक्टेड है। रियोस्टेट का मतलब होता है कि यह एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। मीन्स हम लोग
यहाँ पर इसको स्लाइड करके आगे पीछे स्लाइड करके रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस के वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसी तरह से करंट का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज और इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, इनिशियली द की के इज क्लोज्ड एंड द रियोस्टेट इज एडजस्टेड टू गेट द मिनिमम रीडिंग इन अमीटर ए एंड वोल्ट मीटर। ठीक, मीन्स अमीटर में और वोल्ट मीटर में मिनिमम वैल्यू का मतलब कि स्टार्टिंग में ये जो है, ये जो रियोस्टेट लगा हुआ है इसका ये पॉइंटर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंटर यहाँ पर होगा, मीन्स अगर ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट होगा पॉइंटर, तो पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अगर पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में इन्वॉल्व हो जाएगा तो उस टाइम करंट का वैल्यू सबसे कम रहता है। तो अगर करंट का वैल्यू कम रहेगा तो अमीटर की रीडिंग भी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। उसके बाद इसको स्लाइड करते हैं आगे की तरफ, मीन्स पहले इनिशियल केस में ये कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है ये पॉइंटर। उसके बाद धीरे धीरे इसको आगे की तरफ स्लाइड करते जाते हैं। तो जैसे जैसे इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे वैसे ही क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। और रेजिस्टेंस का वैल्यू जब डिक्रीज करता जाएगा तो करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, द करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली by moving the sliding terminal of the rheostat. During this process, the current flowing in the circuit and the corresponding value of potential difference across the resistance wire are recorded. ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लाइड करते जाते हैं आगे की तरफ, वैसे वैसे करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है। और जब करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मीन्स ये वोल्ट मीटर के हेल्प से पता चल जाएगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस वे डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर ऑब्टेन्ड। ठीक, तो यहाँ पर कभी करंट कुछ और होगा तो उस टाइम जब करंट कुछ और होगा तो वोल्टेज का वैल्यू भी वेरी करेगा। ठीक, तो उन सभी वैल्यूज को क्या करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। और हर एक सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे लास्ट में, जैसे मान लो पहले हमने करंट का वैल्यू देखा तो करंट का वैल्यू है 1 एम्पियर और हमने वोल्टेज को मेजर किया। तो जब करंट 1 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना आया, मीन्स इसका हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं जब करंट 1 एम्पियर था तब वोल्ट मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखा, 1 वोल्ट। और जब ये करंट 2 एम्पियर हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट। जब करंट 3 एम्पियर हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज भी 3 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर फॉर ईच सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वी एंड आई द रेशियो ऑफ वी एंड आई इज कैलकुलेटेड। अब यहाँ पर हम लोग हर एक केस में वी और आई का अगर रेशियो कैलकुलेट करें, मीन्स अगर आर कैलकुलेट करें तो आर क्या आएगा, यहाँ पर वी और आई का रेशियो 1 आएगा। यहाँ पर भी 2/2 ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट क्या है, व्हेन यू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वी एंड आई फॉर ईच केस you will come to notice that it is almost the same. So v upon I is equals to r which is a constant. ठीक, उसके बाद ये जितना भी डेटा यहाँ से मिलता है, यहाँ पर तो हमने बस 3 डेटा ही लिया है। ठीक है, जितना भी डेटा मिलता है उसका एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। और ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जिससे हमें पता चलता है कि जो करंट और वोल्टेज एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, जैसा कि यहाँ पर ग्राफ दिख भी रहा है कि यहाँ पर देख सकते हो कि जब करंट कितना है 1 एम्पियर है तो वोल्टेज यहाँ पर 1, अगेन यहाँ पर जब ये एक 2 एम्पियर है तो ये भी 2 वोल्ट हो गया।
जब ये 3 एम्पियर है तो ये भी 3 हो गया है। ठीक है, मतलब इसका जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन एग्जाम में आता है तो इतनी चीजें करनी पड़ेंगी। मीन्स ये सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले तो स्टेटमेंट अगर पूछा गया है तो स्टेटमेंट राइट ही करना है, उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाना, उसके बाद प्रोसीजर राइट करना, उसके बाद ग्राफ को दिखा देना है। ठीक, तब जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी of a material? What is its unit? Describe an experiment to study the factors on which the resistance of conducting wire depends. तो पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो ये तो पता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। उसके बाद एक फार्मूला आता है यहाँ से, और यहाँ पर ये जो रो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक, यहाँ पर ये रो ही क्या है, रेजिस्टिविटी। तो अगर रो के लिए हम फार्मूला राइट करें तो फार्मूला क्या आएगा, RA/L। तो यहाँ पर अब अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो L इक्वल्स टू 1 मीटर लें और A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीन्स एक ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो इस सिचुएशन में रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक, मीन्स इसी यूनिट लेंथ के कंडक्टर और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी भी होगा। मीन्स इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, मीन्स इस टाइप के मटेरियल जिसका लेंथ क्या हो, यूनिट हो, मीन्स 1 मीटर हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही इसके लिए रेजिस्टिविटी भी होगा। ठीक, अब अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट राइट कर सकते हो यहाँ से ओम मीटर, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ के लिए मीटर होगा, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओम मीटर। ठीक, तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस तो हो गए, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। उसके बाद है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। तो अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या करना है वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया। तो कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज अ सेल, एक सेल चाहिए, अमीटर चाहिए, और एक नाइक्रोम वायर चाहिए। ठीक, सपोज द लेंथ ऑफ दिस वायर इज L, और उस वायर का लेंथ कितना है, L है। कंप्लीट द सर्किट बाय यूजिंग दिस मटेरियल एंड नोट डाउन द रीडिंग फ्रॉम एन अमीटर। ठीक, मतलब सर्किट को अच्छे से बना देना है और अमीटर की रीडिंग को नोट कर लेना है। उसके बाद मीन्स ऐसे यहाँ पर ये एक नाइक्रोम वायर, ठीक, मान लो एक नाइक्रोम वायर है, और इसके बाद यहाँ पर एक ये हो गया कनेक्ट एक अमीटर, और यहाँ पर लगा देना है एक सेल। ठीक है, और ये जो हमने थिकनेस के साथ बनाया ये क्या है, नाइक्रोम वायर है। इसका लेंथ कितना है, L लेंथ है। तो इस सिचुएशन पर यहाँ पर इस केस में हमें क्या करना है, अमीटर में जो रीडिंग आएगी इसको पहले नोट कर लेना है। नेक्स्ट, उसके बाद रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विद द डबल लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर हैविंग सेम थिकनेस। ठीक, अब क्या करना है, इसी वायर के लेंथ को डबल कर देना है। ठीक है, मतलब थिकनेस तो सेम रहे लेकिन लेंथ क्या हो जाए, डबल हो जाए। मान लो इतना बड़ा वायर हो गया, इसका डबल लेंथ यहाँ पर, और एमीटर यहाँ पर भी रहेगा, और उसी से हमने कनेक्ट कर दिया अगेन। ठीक, एंड अगेन टेक डाउन द रीडिंग, यूज थिकर नाइक्रोम इन प्लेस ऑफ नाइक्रोम वायर एंड नोट डाउन द रीडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है,
उसके बाद ये तो फर्स्ट केस हो गया, उसके बाद ये सेकंड हो गया, उसके बाद थर्ड। अब नाइक्रोम वायर जो है उसके थिकनेस को चेंज कर देना है, ठीक है। मीन्स थोड़ा सा थिकर ले सकते हो, तो उसकी थिकनेस को चेंज कर देना है। मीन्स अब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो नहीं रहेगा। और अगेन अमीटर की रीडिंग को नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये 3 केसेस तो हो गए। उसके बाद अब देखो यहाँ पर एक केस और है। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर विथ कॉपर वायर विच हैव सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, टेक डाउन द रीडिंग, ठीक है। उसके बाद फोर्थ केस क्या दिया हुआ है कि अब हमें क्या यूज कर लेना है, नाइक्रोम के प्लेस पर कॉपर वायर यूज कर लेना है। उसके बाद आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग रिजल्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। इसमें से देखो क्या क्या यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं। व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डिक्रीजेस, यहाँ पर व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डिक्रीजेस, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, लेंथ ऑफ वायर इज डिक्रीजेस अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस बाई 1/2, ठीक। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, when thicker and same length of the wire is used, ammeter reading increases। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है उसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर जो ए में दिया हुआ है, when the length of wire is, सॉरी यहाँ पर ये डिक्रीजेज लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इंक्रीजेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने लेंथ को क्या किया था, हमने लेंथ को तो इंक्रीज किया था ना, ठीक। तो जब लेंथ को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा। इस सिचुएशन में करंट क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा, ठीक। उसके बाद बी पॉइंट, व्हेन थिकर एंड सेम लेंथ ऑफ वायर इज यूज्ड अमीटर रीडिंग इंक्रीजेज। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जब हम लोग थिकर वायर यूज करेंगे, थिकर वायर का मतलब थोड़ा सा जो हैवी वायर रहेगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और करंट इंक्रीज होगा, मीन्स अमीटर की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद सी पॉइंट, अमीटर रीडिंग चेंज व्हेन डिफरेंट मटेरियल इज यूज्ड सच एज कॉपर वायर, ठीक। अब यहाँ पर सी पॉइंट को समझते हैं। जब हम नाइक्रोम को हटाकर कॉपर का यूज करेंगे, तो कॉपर का यूज करने पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा था, कॉपर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम है। तो अगर कॉपर का रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अमीटर की रीडिंग अगेन यहाँ पर इंक्रीज करेगी, या मीटर की रीडिंग यहाँ पर भी चेंज होगी। सो कंडक्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मटेरियल नेचर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें मिल गए कि किस पर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस। तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मटेरियल नेचर, या कह सकते हो रो पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और एक और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर हम लोग किसी मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव करोगे कि अगर 3 रेजिस्टेंसेज हो तो उन तीनों से सेम करंट फ्लो करता है। तो इसके लिए पहले हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक एक पॉइंट बताते जाएंगे और उसको इरेज करते जाएंगे। तो यहाँ पर टेक 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3, कनेक्ट these in series with ammeter, key and a battery as shown in the figure, ठीक है। मतलब हमने 3 रेजिस्टेंसेस लिए और इन तीनों को अमीटर और बैटरी के साथ हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया।
उसके बाद प्लग द की एंड नोटिस द अमीटर रीडिंग, मीन्स की को यहाँ पर प्लग करना है और अमीटर की रीडिंग को नोट कर लेना है। इसके बाद स्विच द पोजीशन ऑफ अमीटर बिटवीन R1 एंड R2, नोट द रीडिंग क्लोजिंग द की। ठीक है, मतलब अब अमीटर को कहाँ पे लगा देना है, अब अमीटर को यहाँ बीच में लगा देना है, R1 और R2 के बीच में। ठीक, और अमीटर की रीडिंग को नोट कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें स्विच द पोजीशन ऑफ अमीटर बिटवीन R2 एंड R3। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, R2 और R3 के बीच में लगाएंगे अमीटर को, मतलब वो अमीटर यहाँ पर लगेगा। मीन्स एक बार तो यहाँ पर लगा हुआ है, एक बार यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे, और इन चारों ही केसेस में अमीटर की रीडिंग को नोट करेंगे। ठीक है, चारों ही केसेस में अमीटर की रीडिंग को नोट करना है। अब यहाँ पर उन्हीं ऑब्जर्वेशन को राइट कर देना है। द वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम इन अमीटर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, मतलब हमने पोजीशन को चेंज किया बट करंट चेंज नहीं हुआ, अमीटर की रीडिंग वही थी। इन सर्किट इट मीन्स दैट अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द करंट इज द सेम इन एवरी पार्ट। ठीक है, मीन्स ये प्रूव हो चुका एक्सपेरिमेंटली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी सेम है। हाउ विल यू कंक्लूड दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस थ्री रजिस्टर्स कनेक्टेड इन अ पैरेलल अरेंजमेंट टू अ बैटरी। ठीक है, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, खुद से कर ले जाओगे। ठीक, यहाँ पर भी सब कुछ वही होगा, पहले सर्किट हम बना लें। अब यहाँ पर भी थ्री रजिस्टर्स लेना है, R1 R2 एंड R3, और पहले यहाँ पर वोल्ट मीटर में वोल्टेज को मेजर कर लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस को चेक कर लेना है। उसके बाद इस वोल्ट मीटर को R1 के क्रॉस लगाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे लगा देना है। उसके बाद R2 के क्रॉस भी लगाना है, और यहाँ पर भी वोल्टेज को चेक करना है, यहाँ पर भी चेक करना। ठीक, और तीनों ही सिचुएशन में वोल्टेज क्या आएगा, सेम आएगा। तो सेम लैंग्वेज यहाँ पर भी राइट कर सकते हो ऑब्जर्वेशन में। इट इज ऑब्जर्व दैट द वोल्ट मीटर शो द सेम रीडिंग इन ऑल दीज कंडीशंस। ठीक है, मीन्स और भी राइट कर सकते हो। दिस शोज दैट द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम एंड इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑल्सो। ठीक है, मतलब जो पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल है उसके भी तो इक्वल होगा। ठीक, मतलब एक तरह से फोर केसेस बनेंगे। ठीक, जैसे मान लो ये तो R1 के क्रॉस, ये R2 के क्रॉस, और यहाँ पर अगर कनेक्ट करोगे ऐसे तो ये R3 के क्रॉस, और ये जो कनेक्शन है ये पूरे कॉम्बिनेशन के क्रॉस। तो इन फोर केसेस में क्या आ रहा है, वोल्टेज हमेशा सेम आ रहा है। ठीक है, तो बस लैंग्वेज राइट कर देना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में समझते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट का मतलब, जैसे मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है R, और इसमें करंट I जा रहा है, और ये करंट T टाइम तक फ्लो हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा रजिस्टर में, मीन्स हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर, मान लो H है, तो ये H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर, एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance and H is also directly proportional to time t। मतलब अगर इन तीनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। ठीक, और इन्हीं तीनों स्टेटमेंट्स को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ या जूल्स हीटिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इसको एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करना है, एक सर्किट बना लेना है।
ये हो गया सर्किट, यहाँ पर एक की लगा देनी है, एक बैटरी, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर। ठीक, बस ये हो गया सर्किट कंप्लीट। अब करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं, लेट t be the time during which a charge q flows across। ठीक है, मान लो कि टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक, अब कितना वर्क डन होगा, द वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज across पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। ठीक है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है, V वोल्ट का है, तो Q चार्ज को फ्लो कराने में कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ से W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ठीक है, इतना वर्क डन होगा, क्योंकि फार्मूला होता है ना V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये फार्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। ठीक, तो इतना वर्क डन होगा। अब यहाँ पर जितना वर्क डन हुआ, ठीक है, जितना वर्क डन हुआ उतनी एनर्जी भी क्या होगी, डिसिपेट होगी, मीन्स उतनी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं H इज इक्वल्स टू वी क्यू। ठीक, अब V इज इक्वल्स टू क्या राइट किया जा सकता है, V इज इक्वल्स टू राइट किया जा सकता है आई आर, ओम्स लॉ से, और Q इज इक्वल्स टू आई टी। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और ये हो गया इसका एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन। बट अभी भी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट इट्स 4 एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। ठीक है, तो 4 एप्लीकेशन तो बता सकते हो इजली, जैसे इसमें एक राइट कर सकते हो इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, और बल्ब, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, और एक और क्या राइट कर सकते हो, चलो टोस्टर राइट कर लो, TOASTER। ठीक है, तो ये इसके 4 एप्लीकेशंस हो गए, और अब ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का ये जो इतना पार्ट यहाँ पर दिया हुआ, इन्हीं दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या राइट कर सकते हो, 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8। तो यहाँ से आर नेट कितना आ जाएगा, आर नेट आ जाएगा 8/2 मीन्स 4 ओम। ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ आर नेट फाइंड आउट करते हैं। तो आर नेट इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 4 ओम प्लस, और ये जो 8 ओम के लगे हुए हैं, ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया था, 4 ओम ही आया था। ठीक, तो ये आर नेट कितना आ गया, 8 ओम आ गया। ये हो गया आर नेट का वैल्यू। वोल्टेज कितना गिवन है, 8 वोल्ट गिवन है। तो करंट निकालना है, I इज इक्वल्स टू V/R नेट, कितना हो जाएगा 8/8 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा, बैटरी से 1 एम्पियर का करंट निकलेगा। सॉरी, ये तो मीटर है,
बैटरी तो यहाँ पर है, यहाँ से 1 एम्पियर का करंट निकलेगा, तो 1 एम्पियर का करंट ही जाएगा 4 ओम के रजिस्टर में। ठीक है, मीन्स 4 ओम के रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर। ये हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। तो 4 ओम में यहाँ पर करंट कितना जा रहा था, करंट जा रहा था 1 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर का, और R का वैल्यू कितना है, 4। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे पावर मीन्स इसका ये मतलब है कि पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम। ठीक है, तो 4 ओम में कितना पावर डिसिपेट हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वही फार्मूला P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। तो यहाँ पर 4 ओम, तो वोल्टेज कितना है 4 ओम के क्रॉस, 4 वोल्ट है। करंट इसमें कितना जा रहा है, 1, कितना आ जाएगा, 4 वाट। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन अमीटर रीडिंग्स इफ एनी। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, मीन्स A1 और A2 की जो रीडिंग होगी दोनों की, ठीक है, इसको ऐसे राइट कर सकते हो, A1 की रीडिंग जो होगी इज इक्वल्स टू वही A2 की भी रीडिंग होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से कितने एम्पियर का करंट निकला था, 1 एम्पियर का करंट, तो यहाँ पर भी 1 एम्पियर का करंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो 0.5 इधर 0.5 इधर, उसके बाद अगेन दोनों मिलकर यहाँ पर 1 एम्पियर, और वही करंट यहाँ पर चला आएगा 1 एम्पियर। ठीक, तो जो A1 की रीडिंग होगी वही A2 की भी रीडिंग होगी, मीन्स कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों की रीडिंग में। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है ओवर।